खबर में खुश आमदेद। मैं हूँ आपका होस्ट सईद काजी और मेरे साथ है मेरे को होस्ट मियाँ शाहिद साहब रन डाउन। और आज इस पर हम आपकी खिदमत में कुछ एनालिसिस, तजिए और ख़बरें पेश करेंगे। मुज़ाकरात का बाब हमेशा के लिए बंद हो गया और अब तो DGISPR ने भी कह दिया है कि जनाब ये जुडिशल कमीशन तो तब होता है जब कोई इब्हाम हो। मगर मेरा सवाल ये है, ये तो एक नुक्ता नज़र है एस्टैब्लिशमेंट का, मगर मैं ये भी सवाल पूछना चाहता हूँ कि कौन से जुडिशल कमीशन के नतीजे में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को या किसी आदमी को पावर मिली थी। जुडिशल कमीशन जो है वो पावर को तो रास्ते नहीं खोलता, उसके रास्ते कहीं और से खुलते हैं। इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब अमेरिका गए थे, जिससे दामन छुड़ा रहा है अब हमारा वज़ारत ख़ारजा बावजूद वो क्यों, और वो शायद निजी दौरा करने पे किसी पे कोई पाबंदी नहीं है तो फिर, लेकिन इन तस्वीरों का इजरा की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि बाद में जो कुछ डेवलपमेंट्स हुई वो शायद इतनी खुशाइन नज़र नहीं आती। उधर चीनी सदर और जनाब रूसी सदर की तवील गुफ्तगू हुई है। ज़ाहिर दुनिया बदल चुकी है और बड़ी तेज़ी से बदल रही है, और जहाँ पे 1-2 महीने पहले हम ये सोच नहीं सकते थे कि कनाडा जैसी मजबूत मईशत जो है, जहाँ लोग जाने के लिए तड़पते हैं और वीज़ों के लिए जूतियाँ जो हैं वो घिसाते हैं, उसके टूटने की बातें हो रही हैं। उस पर अमेरिका अपने कब्ज़े की बात कर रहा है, उस पर सैंक्शन स्लैब कर रहा है, और ये एक अजीब आजकल वाक़यात तारीख़ में एक जमघटा और भीड़ लगी हुई है वाक़यात की, क्योंकि तारीख़ का पहिया बड़ी तेज़ी से चल रहा है। इस पर बात करेंगे और मियाँ साहब से हम पूछेंगे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमने कूड़े का जिक्र तो कराची के हवाले से सुना था कि वहाँ पे उसको डिस्पोज ऑफ नहीं होता बल्कि शहर में डंप हो जाता है, मगर ये इस्लामाबाद भी अब इससे कम नहीं है। और ये क्या सिलसिला है, ये क्यों, क्या हम अपना कूड़ा क्रिकेट जो है वो उसको भी हम डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते। मियाँ साहब ये है कहानी, मगर हजूर बात ये है, ये तो हो गया कि मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद हो गया। मैं इस पे बाद में अपने एनालिसिस पे आऊँगा कि जनाब मुज़ाकरात से, जुडिशल कमीशनों से जो है वो ना तहरीकें चलती हैं, ना इक़्तिदार के रास्ते खुलते हैं, ना हकूक़ मिला करते हैं। ये मैंने एक दफ़ा मौलाना फजलुर रहमान को इंटरव्यू करा था, बड़ी पुरानी बात है, तो मैंने मौलाना से कहा हुजूर बात ये है कि कमीशन होता है मिट्टी पाओ प्रोग्राम पाकिस्तान में। अब हमूदुर रहमान कमीशन के नतीजे में कुछ सज़ा जजा हुई थी, उसके बाद भी बड़े कमीशन बने, क्या हुआ था ये एक अलग बहस है, मगर वो हमारी और आपका जो तजिया और तनाजुर था वो दुरुस्त था कि ना मुज़ाकरात होंगे, ना आगे चलेंगे, ना कमीशन बनेगा। अब आप बताइए क्या है लेटेस्ट, हमारा तजिया गलत था या सही था मियाँ साहब? देखिए काजी साहब, जो तीसरी नशिस्त हुई थी वो 17 जनवरी को हुई थी और 7 दिन में जवाब देना था हुकूमत ने। आज जो कुछ हुआ है ये मुझे एक अनहोना सा लग रहा है, ये इस कोई मामूल के मुताबिक नहीं हुआ। आज होता यह है कि गौहर अली खान जो है वो जाते हैं जेल और वहाँ पर बानी PTI से मुलाकात करते हैं और उसके बाद ऐलान कर देते हैं। हुकूमत जो है वो आपको पता है कि आजकल अजीब सा उसका रवैया है। कभी अयाज सादिक साहब कहते हैं कि हाउस नहीं चलने दिया जा रहा, और हाउस पूछा जाता है कि हाउस क्यों नहीं चलने दिया जा रहा, वो कहते हैं कि हाउस वही नहीं चलने दे रहे जो सबको कहते हैं। और दूसरे जानब आप देखें तो आज जो अपना सिद्दीकी साहब हैं उन्होंने भी कहा कि एक हफ्ते में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो हमारी समझ से बालातर है। तो हुकूमत जो है वो तो बेख्तियार है, और हुकूमत अनजाने खौफ से भी एक उसको अनजाना खौफ है, लेकिन PTI जो है वो उसको उम्मीद है। और काजी साहब वो जो उम्मीद है वो आपको पता है कि पिछले दिनों जो मुलाकात हुई थी उसके बाद ज़रा दावा करते हैं इसमें सच्चाई, और हो सकता है कि खबर जो है वो इस तरह की ना हो, अफवाह, लेकिन ज़रा दावा करते हैं कि और मीटिंग भी हुई। जरा ये जो जुडिशल कमीशन के हवाले से बन रहा है नहीं बन रहा, आज तो ब्लैक एंड वाइट में ISPR के जो आज ही उन्होंने फरमाया, जरा सुनिएगा। ये पहले का है, सॉरी ये पहले का है, मैं माफ़ी चाहता हूँ जी, सुनाइए। अच्छा बड़ा तवील था ये जो शॉर्ट आपने सुना, लेकिन मियाँ साहब इल्ज़ामात की तवील फहरिस्त है, केस तो शाखाने का चल रहा है, ये गवर्नमेंट सोई हुई है जहाँ इतने करी यानी जुर्म किए गए मुबैना तौर पर 2014 और 16 से हो रहे हैं। भाई आपकी 2022 से इनकी हुकूमत है, ये अब फौज ने तो नहीं कैसे चलाने, ये प्रोसिक्यूशन किसने करनी है? इतना कुछ हो गया और आपको तोशाखाना मिलता है, ऊपर जाके उसकी जमानत हो जाती है। तो मियां साहब ये यानी इतने कैसा मसला ये नहीं है, मसला ये है कि 17 तारीख को एक मीटिंग होती है जिसमें हुकूमत कहती है हम जो है वो इसको तहरीरी तौर पर देंगे, और उसी वक्त जो है थोड़ी देर बाद राना सनाउल्लाह और इरफान सिद्दीकी साहब जो है वो टीवी पर अपीयर होते हैं और कहते हैं नहीं बन पा रहा, नहीं बनेगा। हुकूमत के इख्तियार में नहीं है काजी साहब
कमीशन बनाना हुकूमत के इख्तियार में नहीं है। पीटीआई के मुतालबात को मानना ये हुकूमत को भी पता है और हुकूमत खुद कह भी रही है। जो हुकूमती वो जो मेंबरान हैं, तो मियां साहब ये बताएं, मुज़ाकराती हुकूमत के इख्तियार में कहना है कि उनके इख्तियार में नहीं है। नहीं, हुकूमत के इख्तियार में हुकूमत है नहीं है, तो इसलिए हुकूमत के इख्तियार में हुकूमत तो है ना। नहीं, हुकूमत भी जिस तरह हो रही है उसी तरह हो रही है कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो चले जाते हैं अमेरिका और वजारत खारजा को पता ही नहीं होता, और वो अमेरिका जाके जो है वो वहां पर मीटिंग्स कर रहे हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग्स हो रही हैं, और उसके बाद जो नताइज निकल रहे हैं वो भी आपके सामने। लेकिन हुकूमत जो है, हुकूमत जिस तरह कर रही है वो सबके सामने है, और हुकूमत खुद कहती है कि ये हमारे इख्तियार में नहीं है, ये हमारे बस में नहीं है, ये फलां सीट पे लग गया, वो हमारे बस में नहीं है। और जो देखिए मियां साहब, अगर मेरे इख्तियार में यहाँ बोलना नहीं है, जितना कि मैं एक पैरामिलिट्री, व्हाई आई एम सिटिंग हियर, कि जनाब अगर आपके इख्तियार में ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, हमारा आइन तो आपको चीफ एग्जीक्यूटिव बनाता है। इस मुल्क में हर ओहदा आपके अंडर है। जो बात कर रहे हैं ये आइडियल बात कर रहे हैं, यहाँ आइडियल कुछ नहीं होता, यहाँ हुकूमत होती है। यहाँ हम जो है वो टाइप पहन के वहां पर वजीर आजम हाउस में बैठना है, हमने वहां पर काम करना है, लेकिन वो काम क्यों कैसे करना है उसकी जो है वो इख्तियारात हैं कि नहीं, ये एक अलग बात है। और जो आपने देखा मुज़ाकरात की जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं उसमें हुकूमत ने अपने आप को जाहिर किया कि उनके पास इख्तियार नहीं है। कल अयाज सादिक साहब ने क्या कहा? अयाज सादिक साहब ने कहा नहीं है कि हमारा हाउस नहीं चल रहा, हमारा हाउस क्यों नहीं चल रहा, उसका जवाब भी उन्होंने दे दिया। तो फिर आप क्यों बैठे हुए हैं? मामला यह है कि जुडिशियल कमीशन हुकूमत के इख्तियार में कायद साहब नहीं है कि वो बना सके। जुडिशियल कमीशन फिर झंडे वाली कारें चाहिए ना, हमें इख्तियार नहीं चाहिए, हमें झंडे वाली कारें चाहिए। अगर मैं हूं और मैं नई से नई कारें चाहिए, इसमें नई कारें चाहिए, वो भी पूछूंगा उनको उनकी तनख्वाहों में इजाफा चाहिए। वो उस पे मैंने बाद में आना है, मैंने इस पे आना है, तनख्वाहों में इजाफे पे भी आना है। और जो इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है वहां पे सरकारी मुलाजमीन का, मैं उस पर भी आऊंगा, उस पर बात करेंगे। लेकिन जरा मैं जावेद लतीफ साहब का एक शॉट सुनवाता हूं। अब जावेद लतीफ साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़ा एहतराम का रिश्ता है इनके साथ। हुजूर, तो फिर क्या आप किस बोल्शेविक पार्टी में बैठे हुए हैं, या वाई यू आर सिट इफ यू आर अ डेमोक्रेट? और अगर आप कह रहे हैं कि आपके प्राइम मिनिस्टर, ये मैं नहीं कह रहा, आप कह रहे हैं कि आपके प्राइम मिनिस्टर बेबस हैं, तो आप एक बेबसी के पीछे क्यों खड़े हैं? किस चीज़ ने आपको रोक रखा है? वाई डोंट यू? बड़े बड़े लोगों ने, हमने तारीख में देखा कि भाई नहीं है असूलों पे लोगों ने, हाँ ये वो काम ना करें। वो जो सेनेट के चेयरमैन आके रो पड़े थे, आपको याद है ना, कि हो मेरी तो जमहूरी तारीख में बड़ी बर्बादी हो गई। वो जो वोट दिया था उन्होंने पीपल्स पार्टी के कहने पे, क्या भला सा नाम था हमारे उन साबिक से चेयरमैन सेनेट का, और सेनेटर थे। अरे भाई रो क्यों रहे हैं? इस्तीफा दे के घर चले जाएं। इंटेग्रिटी तो ये कहती है कि अगर आप समझते हैं कि आपके असूलों के खिलाफ, आपके जमहूरी आइडियल्स के खिलाफ ये काम हो रहा है, then why are you following a person who does not exercise his own powers? जी मियां साहब, देखें कायद साहब, अब हुकूमत का ये हाल है कि हुकूमत जो है वो इस चीज़ से डरी हुई है कि एक मुलाकात हो गई, और वो मुलाकात जो है वो हुई, उसके बाद ब्रीफिंग भी दे दी गई कि मुलाकात में कोई ऐसी बात नहीं हुई। लेकिन हुकूमत उस वक्त से लेकर अब तक जो है वो डरी हुई है, और जो हो रहा है वो आपके सामने है, और हुकूमत जिस तरह हो रही है वो आपके सामने है। जावेद लतीफ साहब जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं उसका जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा? उसका जवाब दें। उसका जवाब भी नहीं है पास, इसलिए जो है वो हुकूमत के तो दाने जो है ना वो तकरीबन ऐसे ही है, खत्म, जिसको कहते हैं दाने मुग्गे ने, इसी तरह है। बाकी जो है वो मामलात जो कुछ भी चल रहे हैं वो जहां से चल रहे हैं वहीं से चल रहे हैं, मुज़ाकरात जहां से होने हैं वहां से हो रहे हैं। जो और मुज़ाकरात दावा, ये जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है इसका जो जीनियस है उससे भी हम सवाल करते हैं कि भाई हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, मैं तो भाइयों की तरह समझता हूँ। भाई मोहसिन नकवी साहब से वो मुलाकात अरसा हुआ नहीं हुई, लेकिन ये अपने निजी दौरे पर गए हैं, तो इसको इतना एडवर्टाइज करने की क्या ज़रूरत थी? अब बहुत सी बातें हम यहाँ अर्ज भी नहीं कर सकते आपकी खिदमत में कि इस मुलाकात के बाद क्या हुआ और क्या उन्होंने फरमाया। जो मोहसिन नकवी साहब की जो खबरें चलती हैं उसमें इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का कोई किरदार नहीं है, वो उनका अपना एक सेल है, वहां से खबर जारी होती है और वो चलती है। इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री को तो पता ही नहीं होता। जिस तरह आज वजारत खारजा ने कहा कि उनका कोई किरदार नहीं है वो मोहसिन नकवी साहब का दौरा अमेरिका में, इस तरह वजारत इंफॉर्मेशन का भी कोई किरदार नहीं है। मोहसिन नकवी साहब वहां पर गए हैं, वहां उनकी मुलाकातें हुई हैं, मुलाकातें हो भी रही हैं, लेकिन आज जो मुलाकात हुई और आज खबर भी जो है सुबह आई और खबर फ्लैश हुई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जिस सेनेटर से मुलाकात हुई उसने ट्वीट कर दिया
और वो ट्वीट जो है वो कर दिया, उसने कहा फ्री इमरान खान। ये मदाखलत तो है मुल्क मामलात में। वो कौन होते हैं भाई? आपकी जो मुलाकात हुई है उसमें आपने क्या कायल किया उनको? नहीं, मेरा मतलब है पहली बात तो ये है कि हमने जाते, आप पूरी लॉबिंग के साथ जाते, या वजारत खारजा को लूप में लेते, आपका वजीर जो वहां पर सफीर है वो वहां पर जो है वो एक बाकायदा माहौल बनाता तो बेहतर था। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ये देखें ना, व्हाई वी क्रिएट सच सिचुएशन फॉर आवरसेल्व्स। हम देखते हैं अभी उनकी गवर्नमेंट आ रही है, अभी हमारे हवाले से कोई उन्होंने बयान नहीं दिया। जो ज़ाती नौयत के बयान देते रहे हैं मुख्तलिफ उनकी पार्टी, उनके जो उनके कैबिनेट के जो लोग हैं, वो उनकी एक पॉलिसी की तौर पे सामने नहीं आया। तो हम क्यों नी जर्क रिएक्शन दे रहे हैं? हम क्यों इतने उतावले हो रहे हैं? लेट्स सी, वेट एंड सी, उसके बाद देखा जाएगा जो होगा। बहरहाल ये तो एक सिलसिला है। लेकिन मियां साहब, लेकिन कायद साहब देखें, वहां पर अमेरिका में जो कुछ हो रहा है ये सब कुछ कौन कर रहा है? वहां जो प्रोटोकॉल है, वहां पर जो वीडियो बनाई जा रही है, वहां पर जो मोहसिन नकवी साहब मूव कर रहे हैं, वो कौन कर रहा है? वजारत खारजा कह रही है हमारा कोई किरदार नहीं है, तो वजीर खारजा जो कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, वो कहां पे हैं? ये सारा कुछ मामला जो है ये किस तरह चल रहा है? ये इसी वजह से जो इंडियन वजीर खारजा हैं वो पहली रो में बैठे होते हैं, और हमारा वहां पर जो कोई भी जो हुकाम है वो नजर नहीं आते। हमारे जो सफीर हैं वो उस हाल में बैठे होते हैं जहां पर सारे मौजूद थे। वहां पर तो कोई जो सेलिब्रिटीज नहीं थी, वो उस जगह पे फिर इंडिया को जगह मिल जाती है। यही वजह है लेकिन कि हम जो भी चीज करते हैं फोकस नहीं करते, उसमें सफारतकारी जो का अमल दखल नहीं होता। मियां साहब, बात यह है कि सफारतकारी से हमारे वजारत दाखिला का तो कोई ताल्लुक नहीं है, वो अपने निजी दौरे पे थे। बात यह है कि जो हमारी खारजा पॉलिसी है वो तो शाकडार साहब देख रहे हैं या ये गवर्नमेंट देख रही है। ये कहाँ पे थी? हम गिला क्या करें? मोहसिन नकवी साहब का तो ये काम नहीं है। वो अपने निजाती तौर पर गए, जाहिर है वो हमारे वजीर दाखिला हैं, उनकी पजीराई हुई, कहीं वो लोगों से मिले, अच्छी बात है। मगर बहरहाल कायद साहब ऐसा नहीं है। कायद साहब देखें, वजीर दाखिला, फिर इंडिया का वजीर दाखिला भी चला जाता, फिर चीन का वजीर दाखिला भी चला जाता। मुल्क जो होते हैं वो बाकायदा पॉलिसी बनाते हैं। चाइना का नायब वजीर सदर गया है वहां पे, इंडिया का वजीर खारजा गया वहां पे, बाकी लोग भी होंगे, लेकिन क्या उनके वजीर दाखिला गए? हमें पाकिस्तान से भी अगर किसी को इन्विटेशन नहीं मिला था तो नहीं जाना चाहिए था, लेकिन अगर वजीर दाखिला गए हैं तो बाकायदा तौर पर रियासत पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान की बाकायदा बैकअप पीछे होना चाहिए था, और वो वहां जाते चले यार, चले। ये तो हमारी जो मियां साहब कर्जे खाने वाले हुकूमतों की क्या खारजा पॉलिसी होगी, तो उनको छोड़ दें। अब जरा एक और इशू पे आते हैं, और मैं इस पे दोनों की बातें करना चाहता हूं। मैं अपोजिशन की बात भी करना चाहता हूं और मैं गवर्नमेंट की बात भी करना चाहता हूं। पहले तो मैं गवर्नमेंट की बात करता हूं कि हुजूर ये बताएं कि आज खबर आती है कि अब आपने MNAs की तनख्वाहें, चूँकि बड़े ही लाचार बेकस तबकात से वो ताल्लुक़ रखते हैं, ज़्यादातर हमारे, माफ़ कीजिएगा मैं वैसे ये आयरानिकली कह रहा हूँ, उनकी तनख्वाह डबल कर दी जाए। आज खबर थी, अगर हमारे पास फिगर्स हों तो यार चलाइएगा, अगर नहीं है तो कल चला देंगे, कि सबसे ज़्यादा तनख्वाह तीसरे नंबर पर वो सैलरीड क्लास ने दी है, जो तनख्वाहदार तबका जो पिस गया है। अच्छा, और वो लोग जब आज बाहर आए हैं, कराची में लोग बाहर आए, उन्होंने कहा हमें लिविंग वेज दो। 1 सेंटीमीटर की नहीं चली फुटेज उनकी। ये लोग जो हजारों की तादाद में वहां हमारे सरकारी मुलाजम जो बुनियादी तौर पर रियासत को चलाते हैं, वो पेंशन के हवाले से वहां आए, क्योंकि अब पेंशन के फंड पे इनकी निगाहें हैं, क्योंकि उसको भी निकाल के हमने IPPs के पैसे देने हैं या क्या करने हैं, आई डोंट नो, हमें बताएं क्या करने हैं। तो ये लोग हैं, मुझे ये कहते हैं, मुझे मियां साहब, मैं चाहता हूं कि मैं किसी का दिल ना दुखाऊं, मगर ये जो बाहर हमारे वीलॉगर बैठे हुए हैं, ये बड़ी अच्छी बात है और बड़ी ज्यादती हुई PTI के साथ। हमें बड़ी तकलीफ है इस गवर्नमेंट ने जो किया, जो उसके साथ इलेक्शन कमीशन ने किया, जो उसके साथ जो है वो अनवारुल हक काकड़ साहब ने किया। मगर मेरा उनसे एक सवाल है, ये लोग नहीं है जो बाहर आए हुए हैं, क्या आपके मंशूर में इनके लिए कुछ है? और जो बाहर आप अपने कोजी कमरों में बैठ के वी लाग करके हमें यलगार हो और जहाद की तरबियत देते हैं और कहते हैं जी अवाम निकल आए, हम तो अमेरिका निकल आए हैं, और हमने कहना ना भाई। अच्छा, अब ये बताएं, ये लोग नहीं निकले हुए? किसी सियासी जमात के कहने पे लोग नहीं निकलते, ना निकलेंगे। अच्छा, कोई सियासी पार्टी यहाँ मौजूद थी, कोई लीडर मौजूद था इनके साथ? मियां साहब मेरा सवाल है, क्या कोई पार्टी का लीडर था यहाँ पे? बिल्कुल नहीं था कायद साहब। मैं यही आपको बताने लगा हूं
कि अगर आप इस्लामाबाद आए और आपने वो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू देखा हुआ है, वहां पर सेक्रेटेरिएट से लेकर अगर पार्लियामेंट हाउस से आगे सुप्रीम कोर्ट तक जाए तो 1 किलोमीटर का एरिया बनता है। 1 किलोमीटर में कल लोग ही लोग थे, और वो लोग कौन थे? वो फाकी मुलाजमीन थे, सूबाई मुलाजमीन थे, असातिज़ा थे। उनको कोई लीड नहीं कर रहा था, उनको कोई सियासी लीडर जो है वहां नहीं था। वो खुद निकले हुए थे। वो क्यों निकले हुए थे? वो इसलिए निकले हुए थे कि उनकी तनख्वाहें एक ब्रेक है मियां साहब, ब्रेक है ये नाज़रीन। आपने देखा कौमी असम्बली के अरकान के 200% तनख्वाहें, और इतनी इधर कहाँ पर कितनी पड़ी हैं ये पंजाब में, ये आपको बताएंगे। मगर जिन्होंने 30-30, 40-40 साल इस रियासत को दिए, बड़े हालात में इसको चलाते रहे, आते रहे, और ज़िंदगियाँ देख के जब वो बुढ़ापे में जाएंगे तो क्या हम उनकी पेंशन भी ले लेंगे? ये क्या मामला है, इस पर बात करेंगे। अभी बहुत सी और भी खबरें हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। बड़ी बातें हो रही हैं। मैं इससे पहले कि सेगमेंट का आगाज़ करूं, मैं एक बहुत बड़े आदमी के कोट से शुरू करता हूं, और बड़ा इंसाइटफुल कोट है ये। वो उन्होंने कहा था कि बाज़ हफ्ते ऐसे होते हैं कि दहाइयों में गुजरते हैं, और फिर वक्त पलटते हैं, बाजी पलटती है, तो फिर दहाइयाँ हफ्तों में गुजरना शुरू हो जाती हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि 3-4 महीने पहले तक कोई सोच भी नहीं सकता था कि जनाब पनामा पर अमेरिका कब्जा कर लेगा, या जो कनाडा है वो उसका सूबा बन जाएगा। कल मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, आर्टिकल पढ़ रहा था कि इवन जो उसकी स्टेट्स हैं वो फेडरेशन के साथ एक पेज पे नहीं है, वो डायरेक्ट ट्रंप के साथ बात कर रहे हैं। और आज कनाडा की बल्कनाइजेशन की लम्ब में क्या क्या क़यामत आ गई है। मैं थोड़ा सा मियां साहब इस पे आपको बैकग्राउंडर दे के आपकी तरफ आता हूं, जरा सुनिएगा मामला क्या है। मामला यह है कि अमेरिका एक लागर होता हुआ इंपीरियलिज्म है। 1985 में यह दुनिया की टोटल पैदावार का 34% पैदा करता था, आज ये 36% पैदा करता है, और चाइना 30% से ऊपर चला गया है। इनको हाथ पैर पड़ गए हैं, और अमेरिकन रूलिंग क्लास में और जो एलीट है उसमें एक लड़ाई हो रही है। एक हिस्से को लीड जाहिर है ये कर रहे हैं जो कामयाब हो गए हैं, जनाब किबला ट्रंप साहब। दूसरा हिस्सा बाइडेन के पीछे था, वो हार गया। अब ये कहते हैं कि हम ये जो स्लाइड, साथ ये भी गौर फरमाइए कि जो रिजर्व करेंसी का मामला था, जो कि आज से 10-20 साल पहले 70-80% अमेरिका डॉलर था, वो अब तकरीबन 59% पे आ गया है। तो ये जो खौफ ने दामनगीर हुआ है कि हम इस रॉट को, इस जवाल को अरेस्ट कैसे करें, तो चुनाचे इनका जो विजन है ये एलन मस्क को कनाडा जो है वो बड़ी मजबूत इकॉनमी है। कनाडा का मुल्क जो समझा जाता है कि वो एक जन्नत समझा जाता है, वो क्यों टूटेगा? क्या कोई ऐसी सूरत हाल बन रही है कि कनाडा की रियासतें टूटकर जो है वो अमेरिका के साथ आ जाएंगी, या कोई वहां का और मसला है कि कनाडा के अंदर का कोई मसला है? देखिए, कनाडा में शदीद इन्फ्लेशन है। कनाडा में ऑलरेडी वहाँ पे स्टूडेंट्स की मूवमेंट चली है। क्यूबिक का जो फ्रेंच स्पीकिंग है और इंग्लिश स्पीकिंग है, इनकी आपस में लड़ाई है। जूं जूं माशी बुरान बढ़ रहा है। ट्रूडो क्यों गया? इन्फ्लेशन की वजह से गया, महंगाई की वजह से गया। अब ये पावर में क्यों आया ट्रंप? महंगाई की वजह से। खुद अरबपति आदमी है, अल्लाह ताला और उनकी दौलत में इजाफा करे। अरबपति होने में कोई हर्ज नहीं है अगर आपने जायज़ तरीके से बनाया है, लेकिन गरीबों को जो आपने चकमा दिया है वो उनको दे पाएंगे, क्योंकि आपके इलेक्शन जीतते ही जो बंदा जिसने दिहाड़ी लगाई वो तो एलन मस्क था। एक रात में उनके स्टॉक्स $46 मिलियन ऊपर चले गए। आवाम तक ये ट्रिकल डाउन होकर कब आएगा? ट्रिकल डाउन थ्योरी तो हम कब से सुन रहे हैं। आप ये फरमा रहे हैं कि बिल्कुल वो खतरे में है, और वो अगर 25% स्लैब करता है अमेरिका उस पर टैरिफ, तो उससे क्या होगा? शदीद महंगाई होगी। अब जो इसकी तकरीबन 70% एक्सपोर्ट जो हैं ऑलमोस्ट वो हैं इसको अमेरिका को। साहब क्या ट्रंप जो है ये काम कर पाएंगे? क्या कनाडा जो है वो टूटता हुआ आपको नजर आ रहा है कि वाकई टूट जाएगा, या बातें हैं? या क्या पनामा कनाल जो है वो अमेरिका के कब्जे में आ जाएगी? वहां पर चीन की मौजूदगी है, तो फिर जो यूरोप है या जो ग्रीनलैंड है, अगर उसकी तरफ अमेरिका बढ़ता है तो यूरोप पूरे का पूरा उससे अमेरिका के सामने खड़ा हो जाएगा। इससे पहले आपने सब देखा कि जो फ्रांस है उनके वजीर आजम ये कह रहे थे कि हमें ट्रंप के सामने खड़ा होना पड़ेगा वरना वो हमें कुचल देगा। तो फिर ये तो महाजराई का माहौल बन रहा है। लेकिन जो गुफ्तगू हुई है 1.5-2 घंटे इस वक्त शी जिनपिंग की और व्लादिमीर पुतिन की, वो ज़ाहिर इसी हवाले से है। और पुतिन को एक धमकी भी लगा दी है इस डोनाल्ड ट्रंप ने कि मैं आप पे और जो है वो पाबंदियां लगा दूंगा। मगर जहन में रहे ना, ठीक है, बजा है
कि गज़ा को बर्बाद कर दिया इन्होंने, मगर गज़ा के उन निहत्ते बच्चों ने अपने खून से और अपनी जुर्रत से शिकस्त दी इजराइल को। और जो हमला हुआ यूक्रेन का, उससे रूस की सरहदें वसी हुई हैं, कम नहीं हुई। क्रीमिया पे पहले ही उसका कब्जा था। अब बाकी फिर काजी साहब मेरा यही सवाल है, आपसे, ताकि नाजरीन जो है वो अच्छी तरह जान सकें कि क्या रूस और चीन ट्रंप की धमकी में आ जाएंगे, और क्या रूस जो है वो जंगबंदी करने के बाद वो इलाके छोड़ देगा जो कब्जा किया उसने? नेवर, आई डोंट थिंक सो। मैं बहुत ही हैरान हूंगा, मैं शशदर रह जाऊंगा अगर ऐसी बात हुई तो। वो 1 इंच भी नहीं देगा वो, बल्कि जो उसने और कब्जा, यानी क्रीमिया तो ऑलरेडी उसके पास है, जो और उसने किया वो उसको भी वो रिटेन करेगा। और ये जो नेटो की तौसीक, अब नेटो से तो खुद लड़ाई होगी उनकी। अगर डेनमार्क का ग्रीनलैंड ये वापस ले लेता है, अभी आज फिर जो तकरीर की है स्पेन के वजीर आज़म ने, शायद आपने देखी हो, ये डिवोर्स में जो वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम हो रहा है, तो उसमें उसने कहा है कि सबसे बड़ा खतरा ये है। आज यूरोप और अमेरिका की अपनी लड़ाई, आज स्पेन की जो उसका प्राइम मिनिस्टर है उसकी तकरीर सुनने वाली है। उसने कहा है कि इसका मतलब है काजी साहब कि ट्रंप जो है वो दुनिया को तकसीम, उसके बयान से दुनिया तकसीम हो रही है, और दुनिया 2 ब्लॉक्स में वाज़े तौर पर तकसीम हो रही है। रूस और चाइना जो है वो मिलकर ब्रिक्स का ब्लॉक जो है वो मजबूत बना लेंगे। अगर उसमें यूरोप भी आ जाता है, यूरोप का कोई मुल्क आ जाता है, यूरोपीय यूनियन उसमें आ जाती है इस तरह के बयानात के बाद, तो फिर तो एक मजबूत तरीन इत्तेहाद जो है वो अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। देखें, आज उसने एलन मस्क के खिलाफ बयान दिया है, स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर ने। उसके एग्जैक्ट लफ्ज हैं कि टेक बिलियनर, ये टेक्नोलॉजी के, ये जो एक्स का मालिक है, ये जो फेसबुक के मालिक हैं, इनसे दुनिया को खतरा है। और दुनिया को ही नहीं, जमहूरियत को खतरा है। अब इस वक्त आप देखें तो नेटो के मुमालिक आपस में बाम दस्त व गिरेबां हो रहे हैं। और फ्रांस कह चुका है, फ्रांस ने कहा है कि हम किसी किस्म की फौज कशी के जरिए ग्रीनलैंड पर कब्जा या पनामा के बारे में, तो कल जनरल साहब हमारे साहब हम अपने खिते पर ना थोड़ा सा नजर दौड़ा लें। अपने खिते में बड़ी डेवलपमेंट हुई है। बांग्लादेश में पाकिस्तान की मजबूत तरीन शख्सियत का दौरा हुआ है, और इंडिया का मीडिया जो है वो वावेला कर रहा है, लाले पड़ गए उनको। तो क्या देख रहे हैं आप पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो आपस में ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं और मजबूत से मजबूत तर होते जा रहे हैं, और इंडिया जो है उसको मरोड़ उठ रहे हैं? देखें, मैं मिसाल देता हूं कि जो जुल्म इंडोनेशिया में सुहार्तों ने अपने अवाम पर किया था वो ब्रिटिश और अमेरिकी असले से किया था। जो हसीना वाजिद ने जुल्म बांग्लादेश के मेहनतकशों पर, वर्कर्स पर किया, वो भारत के इमा पर किया, और जिसके खिलाफ एक बहुत बड़ी सरकशी हमने देखी। और आज वो हमारी तरफ इसलिए देख रहे हैं क्योंकि वो अब उनके इन्फ्लुएंस से निकल गया है। बांग्लादेश हमें 2 सबक देता है, और बल्कि 3 सबक देता है, और बड़े दिलचस्प हैं। मुझे 1 मिनट दीजिएगा। पहला सबक तो यह कि ये तरक्की का सबक पढ़ रहे हैं, तरक्की 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 तरक्की। अगर तरक्की 1% की हो रही है, कल जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर का मैंने लेक्चर सुना, उसने कहा इंडिया की सारी तरक्की 6% में है, 94% उसमें शामिल नहीं है, जिसको ये 7.4। और उसका ये कहना था, जवाहरलाल नेहरू की, मैं उसका नाम भी कल आपको बता दूंगा, उसने कहा कि ये असल अगर हम इस सारी तरक्की को इकट्ठा करें तो ये माइनस में है, -1 और 2% में इंडिया ग्रो कर रहा है। यही हालत थी इधर की, ये तरक्की की जो फिगर्स फजिंग करता है IMF और वर्ल्ड बैंक। दूसरा सबक क्या है? दूसरा सबक ये है, दूसरा सबक सुने, हसीना वाजिद को किसी जुडिशियल कमीशन ने नहीं निकाला था पावर से। ये सबक भी सीख ले जिन्होंने सीखना है, ठीक है? और लोगों के यही बात है कि रिस्पांस बहुत आ रहा है। ब्रेक पे मैं ब्रेक पे आ रहा हूँ, सिर्फ इसी बात पे आ रहा हूँ कि ये लोग जो अपनी तनख्वाहों के लिए आए हैं, इनके लिए भी कोई पार्टी हो जो इनको लीड करे। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। इसके बाद अगले हिस्से में हम बात करेंगे इस्लामाबाद में क्या हो रहा है और क्या उसकी सोशल लाइफ बन गई, और एक खसूसी पार्ट चलेगा एक ब्रेक के बाद। साहब, मैं इस वक्त किसी दूर दराज इलाके में नहीं हूँ और मुल्क के ऐसे इलाके में नहीं हूँ जो पसमानदा इलाका है, बल्कि मैं इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत में हूँ। जब आप दारुल हुकूमत आते हैं तो नाजरीन दारुल हुकूमत आते हैं तो वो आके देखते हैं कि दारुल हुकूमत बहुत खूबसूरत है। वहाँ पर मारगला हिल्स है। मारगला हिल्स पर जब कोई भी वहाँ से दामने को से दारुल खिलाफे का नज़ारा करे
तो इंतहाई खूबसूरत दारुल खिलाफा जो है नज़र आता है। वो मार्गला हिल्स जो शादाब मार्गला हिल्स जिन पर जो है सब्ज़ा ही सब्ज़ा जो है वो बिछा हुआ है, लेकिन इस्लामाबाद के अंदर जो इस्लामाबाद का फेस है, जहाँ से इस्लामाबाद शुरू होता है, मैं इस वक्त पीर वदाई अड्डे के पास हूँ जहाँ से IGP रोड गुजरती है और वहाँ से इस्लामाबाद जो है वो शुरू होता है। दूसरी एंट्री जो है वो फैज़ाबाद है। जो ये एंट्री है, यहाँ से आपको ये कूड़े के पहाड़ भी नज़र आएंगे। जहाँ मार्गला हिल्स हैं, मार्गला के पहाड़ हैं, वहाँ कूड़े के पहाड़ जो है वो नज़र आएंगे। और CDA की आज उस नाहली का पर्दा चाक करेंगे जो कि वो छिपाए बैठे हैं और उनके पास कोई डंपिंग साइट नहीं है। वो कूड़ा उसको यूटिलाइज़ करने की या कूड़े को किसी ठिकाने लगाने का कोई डंपिंग साइट CDA के पास नहीं है। 700 टन रोज़ाना जो है वो कूड़ा यहाँ फेंका जाता है। ये कितनी ऊंचाई का है, वो शख्स जो ऊपर खड़ा है कैसा, वो देखें कि कितने ऊंचा वो खड़ा है और इतना ऊंचा ये पहाड़ और कितना रकबे पर फैला हुआ है। मैं इस पहाड़ के ऊपर जाता हूँ, ये कूड़े का पहाड़ है। यहाँ से ये जो नाला जिसको मैं क्रॉस करने लगा हूँ, इसमें पानी है, तो मैं इसको ज़रा क्रॉस करके आगे जाऊंगा तो मालूम होगा कि ये पहाड़ कितना बड़ा है। तो कायद साहब, हम अपने नाज़रीन को दिखाते हैं कि मैं इस वक्त चोटी पर हूँ। ये इस कूड़े के पहाड़ की चोटी है और यहाँ से हम आपको इसकी जो है चौड़ाई और लंबाई दिखाएंगे। शहजाद, ज़रा दिखाइएगा कि ये कूड़े के पहाड़ कहाँ तक फैले हुए हैं और उसके साथ साथ जो है वो आबादी भी दिखाइएगा कि यार ये सारी इस्लामाबाद की आबादी है और यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं वो इसके ताफुन से भी तंग हैं, लेकिन यहाँ को माहौलियात का जो है वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर मैंने देखा कि जो काम करने वाले हैं, यहाँ पर कूड़ा चुनने वाले और वेस्ट को अलग करने वाले, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और उनके पास जो है वो कोई किसी किस्म का कोई सेफ्टी का कोई इंतज़ाम मौजूद नहीं है। बग़ैर सेफ्टी के वो कूड़े के पहाड़ों में जो है वो वेस्ट चुन रहे हैं। उनके पास मेडिकल वेस्ट जो है उसको भी चुन रहे हैं, प्लास्टिक को भी अलग कर रहे हैं। ये जो आपको गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, ये कूड़ा लेके आती हैं। ये बाबा जी देखें वेस्ट के अंदर बैठे हुए हैं और यहाँ से इन्होंने अपनी रोज़ी कमानी है और यहाँ से ये अपना प्लास्टिक जो है वो चुनेंगे। इनके पास कोई किसी किस्म की सेफ्टी नहीं है। यहाँ पर देखें ये वेस्ट जो है उन्होंने चुना है। अस्सलाम वालेकुम, कब से वेस्ट चुन रहे हैं यहाँ पे? यार जी हमारा को तकरीबन 4-5 साल हो गए। आपको डर नहीं लगता? आप नंगे हाथों से नंगे पाँव से वेस्ट चुनते हैं। यहाँ पर मेडिकल वेस्ट भी है, वो टीके भी पड़े हुए हैं, उनको आप पकड़ते हैं, उनमें ब्लड भी होगा। नहीं जी, बस क्या करेगा, बस वो मजदूरी नहीं कर सकते, बस इतना ये 200-400 बस कमा दे। तो ये मेडिकल वेस्ट जब आप उठा के कहाँ लेके जाते हैं, ये कहाँ बेचते हैं? ये जी बस उधर कबाड़ खाना है, उसमें बेचते हैं, कंडे वाले उसको देना है। तो कितने में बेचते हैं ये जी बस या 200 होगा या 300 होगा। 200-300 का रोजाना वेस्ट बेचते हैं। अभी आप कुछ खा रहे थे जब मैं उधर से आ रहा था, वो क्या खा रहे थे? वो माल्टा था, माल्टा जी, माल्टा। तो माल्टा कहाँ से लिया? वो उधर से मिला है लेकिन वो। तो माल्टा वो इसी तरह खा लिया आपने? नहीं ऐसा वो उसका वो पुट निकालते तो फिर खाते। भाई साहब ये देखें, ये आलम है यहाँ पर इस वेस्ट का कि यहाँ पर जो वेस्ट चुनने वाले हैं उनके पास कोई सेफ्टी नहीं है। और ये देखें ये जो वेस्ट यहाँ पर है उसमें ये इंजेक्शन है मेरे हाथ में, और इस पर जो ब्लड नज़र आ रहा है इसके अंदर, ये ब्लड इसमें है लगा हुआ। ये ब्लड अगर किसी को भी लग जाए, जो वेस्ट चुनने वाला है उसको लग जाए या किसी और को लग जाए, तो उसका क्या बनेगा, उसको कौन सी बीमारियां जो है वो फैलेंगी। ये एक मेरे पास इंजेक्शन है, सिरिंज पड़ी हुई है, ये सिरिंज जो है इसमें भी ब्लड नज़र आ रहा है। ये इसके अलावा बहुत सा यहाँ पर मेडिकल वेस्ट जो है वो मौजूद है। और वो सामने देखें एक पूरी जो है ना वो लाइन जो है वो लगी हुई है और लोग वहाँ पर वेस्ट इकट्ठा कर रहे हैं और वहाँ से चुन रहे हैं, और साथ साथ बुलडोज़र वाले जो हैं वो वेस्ट को ऊपर उठाते हैं और बाकी जो है लोग चुनते हैं। ये वेस्ट यहाँ क्यों है, यहाँ क्यों फेंका गया? क्या CDA के पास कोई डंपिंग साइट नहीं है? CDA के पास मास्टर प्लान में क्या कोई डंपिंग साइट जो है वो आइडेंटिफाई नहीं की गई थी? ऐसा नहीं है का साहब, यहाँ पर डंपिंग साइट थी, वो डंपिंग साइट पर जो है वो कुछ और बना दिया गया। अब डंपिंग साइट CDA के पास नहीं है। CDA जो है वो इससे रावलपिंडी वेस्ट मैनेजमेंट जो कंपनी है उससे रब्ता कर रही है कि वो हमारा वेस्ट उठा ले।
सीडीए के जो 27 किलोमीटर का इलाका है उसका जो 700 टन का रोज़ाना का कूड़ा इकट्ठा होता है, उसको ठिकाने लगाने के लिए कोई बंदोबस्त नहीं है। ये पूरा इलाका जो है ताफुन ज़दा है। यहाँ पर हॉस्पिटल भी हैं, यहाँ से आगे जो है वो पोश एरियाज़ हैं, और इसके अलावा ये इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद का फेस है, लेकिन यहाँ इस्लामाबाद के फेस पर जो है कूड़े के पहाड़ लगे हुए हैं। सीडीए से हम पूछते हैं, सीडीए हुकाम से, कि यहाँ पर कूड़ा फेंकने की क्या वजह है, क्या फ़लसफ़ा है कि यहाँ पर कूड़ा जो है बेदरेक फेंका जाता है। हालांकि माहिरीन ये कहते हैं कि कूड़े से बिजली बनाई जा सकती है। वेस्ट टू एनर्जी एक बहुत बड़ा जो है वो बिजली का सोर्स है, और नेपरा ने इस हवाले से टैरिफ भी दे रखा है। अब मैं सैनिटेशन डिपार्टमेंट जो है उनके हुकाम से बात करेंगे कि वो यहाँ पर कूड़ा क्यों फेंका जाता है, आखिर वजह क्या है। कैसा मैं इस वक्त मौजूद हूँ उस इन कूड़े के पहाड़ के पास, और यहाँ पर मेरे साथ डायरेक्टर सैनिटेशन माशूक अली साहब मौजूद हैं। इनसे हम बात करते हैं कि इसका यहाँ पर कूड़ा जमा करने का मकसद क्या है, और क्या यहाँ से कूड़े को यूटिलाइज़ किया जा सकता है, और इसके मुख्तलिफ जो फ़ायदे हैं वो इससे हासिल किए जा सकते हैं। हम तफसील से इनसे बात करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। यहाँ पर कूड़े के ऐसे लगता है जैसे पहाड़ नज़र आ रहे हैं, और उस तरफ से हम आए हैं इस तरफ तक, और वहाँ पर हम एक हाइट पे खड़े होकर देखा तो बहुत ऊंचा पहाड़ है। ये इतना यहाँ कूड़ा क्यों डंप किया गया? इसकी एक वजह यह है कि हमने एक 1.5 साल पहले कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया था, तो साल पहले 1 साल तक तो कॉन्ट्रैक्टर सही इसको प्रॉपर उठाता रहा। फिर उसकी विलिंगनेस के हिसाब से उसके कॉन्ट्रैक्ट में प्रोविजन भी थी। हमने अथॉरिटी ने फिर उनको 1 साल की एक्सटेंशन दी। फिर 6 महीने उसने काम किया तो उसने रिफ्यूज़ कर दिया कि जी मैं काम नहीं कर सकता। फिर उसने काम को कुछ स्लो कर दिया। स्लो करने के बाद हमने आगे अलहदा नया टेंडर करने जा रहे हैं। मीनवाइल सीडीए ने ये सीडीए बोर्ड से अप्रूवल लिए कि हम आरडब्ल्यूएमसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो सीडीए बोर्ड की समरी भी अप्रूव हो चुकी है, और येस्टरडे नाइट उनका के पास अपनी कोई जगह नहीं है, रावलपिंडी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। नहीं, इसका ये है कि नहीं, हम एक तो आप ये देखें कि जो इस्लामाबाद है ये पूरे पाकिस्तान में वाहिद सिटी होगा जिसका जो ट्रांसफर स्टेशन है वो एक ही है। दिस इज़ द टेम्परेरी, ये परमानेंट नहीं है। इसके साथ मैं उस बात को पहले पूरा करूं कि हमने उनके साथ एग्रीमेंट किया। आज शाम को तकरीबन आप होंगे भी तो आपके सामने भी गाड़ी आ जाएगी, 16-15 गाड़ियाँ आ रही आरडब्ल्यूएमसी की, हमको पे करेंगे क्योंकि वो कंपनी है। तो ये तो आज से उठना शुरू हो जाएगा, और विद इन 1 मंथ ये आपको बिल्कुल ग्राउंड ज़ीरो मिलेगा, क्योंकि हमारा जो गार्बेज है जो आता है वो 500 टन डेली बेसिस पर आता है। फिर सीडीए ने एक परमानेंट सोल्यूशन ये निकाली है कि जो हमारा I-11 STP के साथ है, हमने एक रावल बिल्डर्स को 480 मिलियन का ट्रांसफर स्टेशन है हमारा, वो भी वहाँ पर हमने काम अवार्ड कर चुके हैं, जो कि 6 महीने में वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके अलावा हुमक में हमारी एक और साइड है ट्रांसफर स्टेशन की, उसकी डिज़ाइन फाइनल है। शायद लोकेशन हमें चेंज करनी पड़े प्लानिंग के हिसाब से, हम उनके साथ हैं। उसके अलावा सीडीए नेस्पा को हायर कर चुका है और फिजिबिलिटी बना चुका है। हम इंटरनेशनल बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं। मैं इसी पे बात करूँगा। हाँ। 700 टन कूड़ा जो है वो प्रोड्यूस होता है। 500 टन। ये जो इंटरनेशनल स्टडी है उसके मुताबिक 700 टन है, आप 500 टन कह रहे हैं। हाँ। चलें, 500 टन जो होता है, 500 टन कूड़े को क्या हम यूटिलाइज कर सकते हैं बजाय इसके कि हम यहाँ फेंकें? इससे बिजली बन सकती है, इससे और क्या क्या हो सकता है? जी बिल्कुल, बिजली बन सकती है। इसमें ये जो हमारा जो I-11 से जो लोसर की तरफ हम आरडब्ल्यूएमसी के साथ है, वो एक अलग कॉन्ट्रैक्ट है, उसकी लैंड यूज़ कर रहे हैं, हम वहाँ पर दे रहे हैं, और 1350 रुपये पर टन के हिसाब से सीडीए उसको पे भी कर रहे हैं। एक एग्रीमेंट वो है। दूसरा एग्रीमेंट ये है 1400 समथिंग पर टन के हिसाब से हम ये भी उसको पे करेंगे। उसके साथ हमारी वहाँ पर जो उनकी डंपिंग साइट है रावलपिंडी की, उसके साथ एक हमारी लैंड है जो कि हम परचेज़ कर चुके हैं। सेक्शन 4 लग चुका है उसके ऊपर, और इन्वायरमेंट की जो रिपोर्टें हैं वो क्लियर हो चुकी है। उसके अलावा जो केसेस थे, हम वो केसेस भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के जो हमारी कोर्टें हैं ऑनरेबल, वहाँ से वो केसेस भी हम जीत चुके हैं। और हमने कंसल्टेंट एक उसके लिए अलहदा PD हमने हायर किया है। वो एक लैंडफिल प्रोजेक्ट होगा जो कि पूरे पाकिस्तान में पहला प्रोजेक्ट होगा जिस पैमाने पे हम बना रहे। उसके अंदर सेग्रीगेशन होगी और प्रॉपर होगा। बाकी जो आप कह रहे हैं उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी की, दिस इज़ द फेज़ 3, तो उसमें इंशाल्लाह सीडीए जाएगा और लाजमन जाएगा। लेकिन सर एक मैंने इस पूरे एरिया को देखा है, मैं बाकायदा ऊपर सारा फिरता रहा हूँ, आइए। यहाँ पर मेडिकल वेस्ट है बहुत ज़्यादा,
और ये लोग मेडिकल वेस्ट उठा रहे हैं, इनके पास कोई ग्लव्स नहीं है, कोई किसी किस्म का कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि मेडिकल वेस्ट को ऐसे नहीं फेंका जा सकता। जब ये मेडिकल वेस्ट इतना ख़तरनाक यहाँ पर है और प्लास्टिक भी यहाँ पर मौजूद है, तो फिर आप नहीं समझते ये इंसानी ज़िंदगियों के लिए ख़तरनाक है? और ये लोग जो ऐसा काम कर रहे हैं और यहाँ पर कुछ लोग ख़रीदार भी यहाँ पर हैं, तो ये तो कारोबार है। आप 100% बात सही करें कि जो मेडिकल वेस्ट है उसकी तो एक अथॉरिटी अलहदा है, वो सीधी उसको अवॉर्ड नहीं करती सर। मिनिस्ट्री अलहदा है जो कि उनको जो हॉस्पिटल के साथ उनकी इंटरलिंक होती है। बाज़ औक़ात हमारे पास आ जाता है तो हम कंप्लेंट भी कर देते हैं हॉस्पिटल को कि आप यहाँ पर अपनी जो हमारे स्क्रिप्ट होते हैं उसके अंदर मेडिकल ना फेंका जाए। हम तो उसी सोर्स पे उसको अलहदा करके बाज़ औक़ात हम हॉस्पिटल को वापस कर देते, ये आपका वेस्ट है, वो हमारी तरफ नहीं आते। यहाँ पर अगर पहली बात तो हम इसको सर्च करते रहते, यहाँ पर है ही नहीं। अगर हाजिर नाज़िर कोई आ भी जाता है तो हम उसको अलहदा सेग्रीगेशन करके अलहदा करके तो हम उसकी इंटरोगेशन होती है कि जिस हॉस्पिटल से आता है हम उस हॉस्पिटल को वापस कर देते कि ये मटेरियल हमारे पास नहीं आ जाए। उनके अलहदा सिस्टम लगा हुआ है, वो उसका बर्न करते सर। माशूक साहब, आखिरी क्वेश्चन है। इस्लामाबाद बड़ा खूबसूरत दारुल खिलाफा है, समझा जाता है कि दुनिया के 8 बड़े खूबसूरत दारुल खिलाफों में इस्लामाबाद का शुमार होता है। जब इस्लामाबाद का फेस ऐसा देखते हैं और एक तरफ बहुत खूबसूरत है, इसको कब आप इस्लामाबाद को बेहतरीन खूबसूरती की तरफ लौटाएंगे? इंशाल्लाह महीने के अंदर ये आपको 0-0 मिलेगा। और आप कल विज़िट करें, बिला शक मोस्ट वेलकम, कोई इसमें लकी छुपी बात नहीं है। कल आप विज़िट करेंगे, कल आपको सिचुएशन और मिलेगी। परसों आप विज़िट करेंगे, परसों और बेहतरी की तरफ मिलेगी। डे बाय डे ये हो सकता है कि मैं महीना ज़्यादा कह रहा हूँ, ये 15 दिन के अंदर ये सारा क्लियर होगा। और इस्लामाबाद वाकई खूबसूरत है, उसमें CDA का ही कमाल है। तो CDA मेहनत करता है दिन रात, तो ये इंशाल्लाह टारगेट है हमारे लिए छोटा है, इसको हम मैनेज कर लेंगे। बस एक कॉन्ट्रैक्टर की वजह से हम भी पाबंद होते हैं कि पेपरा को फॉलो किया जाए, रूल्स रेगुलेशन फॉलो किया जाए। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। कायद साहब, हमने अपने नाजरीन को दिखाया कि इस्लामाबाद एक जानिब बहुत खूबसूरत है और दूसरी जानिब इस तरह का फेस जो है वो नज़र आता है। हमारे साथ जाम माशूक साहब थे, डायरेक्टर सैनिटेशन, उन्होंने भी बातें बताई हैं। उन्होंने कुछ बताया कि 1 महीने के अंदर अंदर इस्लामाबाद की जो खूबसूरती है उसको लौटा दिया जाएगा और इस्लामाबाद उसी तरह खूबसूरत होगा। यहाँ कोई वेस्ट, कोई कूड़ा, कोई इस तरह का जो गंद है वो नज़र नहीं आएगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। और 1 महीने बाद हम दोबारा जो है वो इस जगह पे आएंगे और जाम माशूक साहब भी हमारे साथ होंगे और इनसे भी बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।